हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रियम्बल को कंप्लीट किया है, याद होगा आप लोगों को। जिनको नहीं है याद, वो एक बार रिवाइज कर लेना। आपके पॉलिटी का जो सिलेबस है उसमें, हमारे उसमें जो सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दैट वी हैव टू कंप्लीट पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर एक सब्जेक्ट उन्होंने साफ लिखा है, प्रियम्बल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। तो हम अभी सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स शुरू करें। ठीक है, मैं आपको फंडामेंटल राइट्स करवा रही हूँ। इसके बाद आपको और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जितना मैं क्लास में बता रही हूँ, प्रियम्बल बताया, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, जीपीएसपी, जितना भी करेंगे क्लास में, इसके बाद आपको कुछ भी और रेफर नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं और आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे आप वीएलडब्ल्यू के लिए दे रहे हो, चाहे आप एसआई के लिए दोगे, ठीक है, आप जम्मू कश्मीर कोई भी एग्जाम देना चाहो, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ध्यान से समझना है एक एक चीज को, और जो भी मैं सामने लिखूं आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है उसमें से। ठीक है, ये मत सोचना कि ये हम कर लेंगे, हमें आता है, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं फिर। क्योंकि बहुत कुछ पढ़ोगे तो भूल जाओगे फिर। चलिए, फंडामेंटल राइट्स शुरू कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है, हमने कहाँ से बोरो किया है? यूएस से। प्रियम्बल हमने कहाँ से बोरो किया था, बताएंगे भाई? प्रियम्बल कहाँ से बोरो किया है? The concept of preamble has been borrowed from, give your answers fast. Yes, Abdul. Wahid, correct. Hilal, correct. It's USA, मैंने लिखवाया तो था। यूएसए से ही हमने दोनों चीजें बोरो की है, प्रियम्बल भी एंड फंडामेंटल राइट्स भी। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक लिखे हुए। तो हम पूरा आर्टिकल 12 टू 35 स्टडी करेंगे। ठीक है, हम पूरा ही आर्टिकल 12, आर्टिकल 35 यहाँ तक पूरा का पूरा ही स्टडी करेंगे। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पूरा ही स्टडी करेंगे। और ये पार्ट थर्ड में लिखे हुए हैं, और ये वो राइट्स हैं जो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपने इंडिया में जन्म लिया है तो इंडिया में जन्म लेने के साथ ही आपको ये राइट्स मिल जाती है। इन्हें कहते हैं हम सिटीजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो आपको इंडिया में जन्म लेते सार ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको ये राइट्स मिल जाएंगे। आगे लिखेंगे इसके बाद, इसमें और क्या है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होते हैं। हम एक एक करके सारा आर्टिकल कवर करेंगे, आर्टिकल 12, 13 ऐसे करते करते 35 तक कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको इनको लर्न करने की भी ट्रिक बता दूंगी कि कल को अगर हमसे पूछा जाता है आर्टिकल 16 क्या है या आर्टिकल 18 क्या है, तो आप आराम से बता दो। ठीक है, आर्टिकल 12 जो है, अभी हम फंडामेंटल राइट्स के फीचर नहीं बता रही। एक बार फंडामेंटल राइट्स आप समझ लोगे तो मैं फीचर्स आपको इसके लास्ट में एक साथ लिखूंगी, क्योंकि अभी पहले समझ लो कि होते क्या है। आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। वो कह रहे हैं कि स्टेट वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि बार बार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने एक स्टेट वर्ड यूज करा है। तो स्टेट का मीनिंग क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। क्या मीनिंग है स्टेट का? स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर, government and legislature of center, government and legislature of state,
and all other authorities. इसमें क्या होता है कि इसमें इन्होंने सारी की सारी ना ऐसे लिख दिए कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स आगे पढ़ोगे, ये जिम्मेदारी किसकी है, वो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सबको, उन सारे पॉइंट्स को जो है देना है सबको। सेंटर की जिम्मेदारी बनती है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की, और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लिख लेना ब्रैकेट में। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो लॉ बनाते हैं, कानून को बनाते हैं, कानून की रक्षा नहीं, कानून बनाने वाले कौन है, सेंटर पे हमारे पास कानून बनाने के लिए ऑलरेडी है, दैट इज पार्लियामेंट। और ऐसे ही स्टेट पे हमारे पास कौन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको याद करना। ठीक है, इसको एक याद रखना। तो स्टेट में सब कुछ आता है। अदर अथॉरिटीज में क्या आ गया, बैंक, LIC जैसी चीजें। ठीक है, कि भाई जो आगे फंडामेंटल राइट्स है वो इन्होंने ध्यान रखने हैं कि हर एक सिटीजन को मिलने चाहिए। और फिर आर्टिकल 13 आता है। आर्टिकल 13 के लिए मैं लाइन लिखवाऊंगी, आपको वही लर्न करनी है। FR का मतलब फंडामेंटल राइट है। If any right is inconsistent with fundamental rights, it will be declared null and void. सब लोग पहले समझो इसको, फिर नोट करना। Everybody will listen. कि अगर एनी राइट, अगर इन फ्यूचर हमारी पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट बनाती है ना, तो हमारी पार्लियामेंट इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स वो हमसे हमारी कुछ अधिकारों को छीन रहा है, या जो ऑलरेडी हमारे अधिकार है उनको हार्म कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ डिक्लेयर हो जाएगा नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, जीरो। नल एंड वॉइड का मतलब होता है जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा ऐसा पॉइंट है जो कि ऑफेंड कर रहा है या अगेंस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको हम जीरो करेंगे। ठीक है भाई, तो ये है इसका मीनिंग। और ये करेगा कौन, मैं और आप तो करेंगे नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये है जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी की। जुडिशरी में कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, में शॉर्ट में लिख रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इनके अंडर आता है। ठीक है, ये चेक करेंगे कि भाई कुछ उसमें अनलॉफुल तो नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट जो अनलॉफुल हो, कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है तो वो कुछ भी लॉ बना सकती है, नो, उनकी भी लिमिट है। तो वो जो लिमिट को बताना है वो कौन बताएगा, जुडिशरी बताएगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास अधिकार है। राइट, सो ये है आर्टिकल 13। इसको हम दूसरे जो है लाइंस में एक टर्म और देते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड, ये वर्ड मेंशन्ड नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी इज मेंशन्ड इन, so your answer will be article 13। आर्टिकल 13 में मेंशन है, मतलब लिख रिफ्लेक्ट होता है।
कि जुडिशरी जो है वो दोबारा से चेक कर सकती है, देख सकती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं करना, वो सब चेक कर सकती है। ठीक है भाई, ये थे हमारे दोनों आर्टिकल्स 12 and 13, विच ओनली टेल्स अस अबाउट दी सिंपल सी बात। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेन यहाँ से शुरू होंगे जो आर्टिकल्स एक्चुअली में हमें बताते हैं हमारे राइट के बारे में। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली, मैंने आपको ओरिजिनली वर्ड का मीनिंग बताया था, ओरिजिनली 7 थे, अभी 6 है। ठीक है, 6 है, 7th था, वो डिलीट हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, मैं अभी आपको बताऊंगी। अपने पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, फटाफट लिखते जाओ आप लोग पहले, फिर इनको डिटेल में समझते हैं। ART का मतलब आर्टिकल है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30, और लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। लिख लीजिए। बीच में आप नोटिस करेंगे कि 31 नहीं लिखा है मैंने, है ना। सो 31 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज वो आज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं आपको लिखवाऊंगी, अभी वहां तक आएंगे अभी। राइट, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसमें से अब हम पहला स्टार्ट करेंगे, राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल नंबर 14 to 8। ठीक है, सबसे पहला, एक एक को पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये हैं हमारे सारे राइट्स। 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। पहले आप लिखो, फिर मैं ये समझाती हूँ एक एक करके।
ये है हमारे राइट्स, ठीक है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, right against discrimination, right to equality of opportunities in public employment, right against untouchability, and abolition of titles. ठीक है। अब पहला सवाल ये आता है कि हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस, बिकॉज समझ तो लोगे, अभी समझ में आ जाएगा 5 मिनट में आपको, बट हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस, बिकॉज इट्स सो कंफ्यूजिंग एंड अभी और भी हमें आगे पढ़ने हैं। सो देर इज अ सिंपल ट्रिक आई हैव मेड टू लर्न इट, जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। 14 तो आपको करना ही पड़ेगा लर्न, क्योंकि इक्वालिटी की बात करें, मेन हेडिंग है। 15, 16, 17, 18 में जो मेन कीवर्ड्स है, लेट अस अंडरलाइन दोस कीवर्ड्स। इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। सो इट्स DOUT, इट्स डाउट। आप डाउट की फॉर्म में इसको लर्न करोगे, DOUT, एंड इसी ट्रिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो डाउट की फॉर्म में आप इसको लर्न करेंगे कि व्हाट आर द आर्टिकल्स, ओके। बस ये याद रखना कि जो आपने डी वाली ट्रिक लगानी है ना, वो 15 से लगानी है। वो आप 12 से मत लगा देना ना, 14 से लगाना, वरना सारी खराब हो जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। जिनको ऐसे ही याद है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको पहली बार पढ़ रहे हो, जिनको नहीं आता, उनके लिए है, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू आर्टिकल नंबर 14। समझते हैं इसको। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, या आपने पढ़ ही लिया। ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कि कानून की नजरों के आगे सब बराबर है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज कि सब कानून के सामने बराबर, ठीक है। जो हमारे लॉज हैं उनके सामने एवरीवन इज इक्वल। तो इसमें वही लिखा है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये तो वही सेम बात है जो आप मूवीज में भी सुनते हो, ठीक है। और हाँ, अब हम प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इज डिफरेंट। प्रैक्टिकलिटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी ना। सो वो हम बात नहीं करेंगे, हम तो वो बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, ठीक है। सो आर्टिकल 14 में 2 लाइनें हैं। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भारत, ये वर्ल्ड के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि भाई हर एक को इक्वल मिलना चाहिए, हर एक को हर चीज इक्वल मिलनी चाहिए। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब कि जो हमारी जुडिशरी है, उसको अपनी जजमेंट ऐसे देनी है कि हर एक को यहाँ पर सेम ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। लॉ हर एक के लिए इक्वल। अगर कोई दो इंसान है जिन्होंने कुछ ऑफेंस किया है, तो दोनों को सजा सेम होनी चाहिए अगर उनका सेम ऑफेंस है, ठीक है। हम उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। तो वो हमारा इसमें लिखा हुआ है। तो लाइन क्या लिखी हुई है वो हम लिख लेते हैं। आप लिखते जाइए ये चीज, ये है इसका मीनिंग। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, पर आप लिख भी लीजिए इसको। All citizens should be treated equal before law, and same offense same situation में लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर
14, आर्टिकल 14 में सीधी ये लाइन लिखिए। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सब कुछ इक्वल इक्वल ही हो, कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन होता ही है, जानते हो आप लोग भी, कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे तो एक्सेप्शन आ ही जाता है निकल। तो ऐसे ही यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, लिखवाती हूँ मैं आपको। देखो भाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्ड हमने कहाँ से लिया है, लिख लीजिएगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये भी पॉइंट्स लिख लीजिएगा। बाकी इसके अंदर आप जानते हैं एक्सेप्शंस भी होती हैं, कुछ ना कुछ तो होती है, जैसे साइंस में भी आप पढ़ते हो, हर जगह ही कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है, ऐसे यहाँ पे भी है। क्या एक्सेप्शन है, ये है आर्टिकल 361, वो बहुत बाद में लिखा है, लेकिन हमें अभी पढ़ना है क्योंकि वो यहीं पे इसका रिलेशन है। आर्टिकल 361 के अंडर जो हमारे प्रेसिडेंट है और जो हमारे स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, ये इनके खिलाफ आप नो अरेस्ट, इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, इनको कोर्ट नहीं ले जा सकते, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दे आर नॉट आंसरेबल, ये लोग कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सन है जिनको कोई भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया कि लाइक इनको हम एक्सेप्शन ट्रीट करते हैं, इसे कहते हैं हम आर्टिकल 14, जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद लिखेंगे आर्टिकल 15। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 15, क्या है, ट्रिक लगा दो, डी से डिस्क्रिमिनेशन, क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, किसने, स्टेट ने। स्टेट कौन है, स्टेट कहाँ पे लिखी है आपने, बताओ भी, स्टेट कहाँ पे लिखी है आपने। यस, आर्टिकल 12, हमने आर्टिकल 12 में अभी स्टेट का मतलब लिखा, तो वो जो स्टेट लिखी थी अभी, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ, कौन से ग्राउंड्स पे, इन 5 ग्राउंड्स पे मैं सामने लिख रही हूँ, रेस, कास्ट, रिलीजियन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड्स पे हमारी जो स्टेट है, जो आप आर्टिकल 12 में लिख चुके हो, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 15। तो आर्टिकल नंबर 15 ये है, पॉइंट्स याद रखिएगा। और क्या मतलब है प्रोहिबिशन का, प्रोहिबिशन का मतलब है कि हम लोग जो भी हमारे शॉप्स होते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स हो गए, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गए, पब्लिक प्लेसेस बहुत सारी और होती है, तो उन सब पे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरी रेस से हो या दूसरी कास्ट से हो या दूसरे रिलीजन से हो, या मेल फीमेल में करना कोई भेदभाव, या आप प्लेस ऑफ बर्थ में, मतलब सबके लिए बराबर ही चीज है ना, बराबर सबके लिए हर चीज है। जो पब्लिक चीजें हैं वो सबके लिए इक्वल है, वो आप इन पॉइंट्स पे भेदभाव नहीं करोगे किसी से। ठीक है, बस इसमें एक चीज अलग दी हुई है कि स्टेट जो है
shall make special provisions for women and children। एक ही छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि स्टेट जो है वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ काम कर सकती है, मतलब स्पेशली कुछ ट्रीटमेंट दे सकती है ना, और ऐसा मिलता भी है ना। चिल्ड्रन के लिए स्पेशल या वुमेन के लिए देयर आर स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रोविजन एज यू ऑल नो। तो ये थोड़ा सा स्पेशल रहता है, ठीक है। सो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रहेगा, वो स्टेट बना सकती है। तो ये इसमें एक्सेप्शन है। प्लस आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 4 एक लाइन और बोलता है, स्टेट जो है वो SC ST जो पीपल है उनके लिए भी प्रोविजंस बना सकती है, ठीक है। ये भी आप कर लीजिएगा, ये इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये चीज बनाई जा सकती है। लिख लीजिएगा, SC ST बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रखा जा सकता है। बस इसमें आपको यही याद है। 15 आर्टिकल सबसे सिंपल है, क्वेश्चन आता है आर्टिकल क्या है और कौन से बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ये 5 आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। नो तौसीफ, आर्टिकल 15(4) जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट देता है SC ST इंक्लूडिंग OBC को। एंड आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 उसमें मेंशन्ड है SC ST, और 15 के 5 वाले क्लॉज में मेंशन्ड है एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ SC ST। डिफरेंस है दोनों बात में। यहाँ पर लिखा है ये 15(4) में, यहाँ पे लिखा है, इधर भी लिखा है एजुकेशनली अगर हमें इम्प्रूव करना है या सोशली, और 15 के क्लॉज 5 में लिखा है कि हमें एडमिशंस देने हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। उसके बारे में लिखा है कि उनके लिए भी रिजर्वेशन रहेगा। आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्वेशन रहता है, ओके। आगे लिखेंगे आर्टिकल नंबर 16 क्या कहते हैं, अभी बताया था, अपॉर्चुनिटी किस चीज की, हमें इक्वालिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब आप लोग खुद देखो, आप सब लोग किस जॉब के लिए प्रिपेयर करने आए हो, सारे के सारे आप लोग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आए हो ना सब लोग, ठीक है। तो आप सब इक्वल हो ना, ऐसा तो नहीं है ना फीमेल है तो एग्जाम नहीं देगी, मेल है तो एग्जाम देंगे, कुछ नहीं है ऐसा, सब इक्वल है। सबको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसको जो है एक तरीके से मार्क्स अच्छे लेके आएगा, तो उसका एडमिशन हो जाएगा। तो वही है, यही है इसका मीनिंग, इक्वालिटी होनी चाहिए सबको, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है। इसमें लिखा है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी से भी, आपका जो भी आपका एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए। बस इसमें इससे अब आपसे कुछ पूछता भी नहीं। 17, आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, राइट। अब अनटचेबिलिटी क्या होती है, लिखा ही नहीं हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिख लो। द वर्ड अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इट इज मेंशन्ड ओनली बट नॉट डिफाइंड। ये वर्ड सिर्फ लिखा हुआ है, पर डेफिनेशन इसकी नहीं दी है कि होता क्या है अनटचेबिलिटी, ये नहीं लिखा। तो ये हमारी धीरे धीरे हमारे हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, उन्होंने बताया कि अनटचेबिलिटी होता क्या है। तो अनटचेबिलिटी क्या होता है कि जैसे
preventing any person from entering place of worship। किसी भी जगह पर जहाँ पे वर्शिप करते हैं उस प्लेस पे जाने से मना कर दे, ठीक है। या फिर प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग पब्लिक, शॉप, थिएटर, रेस्टोरेंट जाने से मना करना, ठीक है। या फिर उनकी इंसल्ट करना, इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, अनटचेबिलिटी, एंड दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 17 में लिखा है कि ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं। Okay, so this is article number 17. लास्ट आता है हमारा आर्टिकल 18, जिसमें हमारे टाइटल्स को बैन करने की बात है कि आप अपने नाम के आगे टाइटल्स नहीं लगा सकते हो। हमारे नाम के आगे सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टाइटल लग सकते हैं या फिर अकेडमिक, क्योंकि ये तो मेहनत से कमाए हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, लॉयर है, सीए है, वो टाइटल आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो बिकॉज अकेडमिकली आपने अर्न की है। मिलिट्री आप लगा सकते हो, आप लेफ्टिनेंट लगा सकते हो, आप कर्नल लगा सकते हो, आप मेजर लगा सकते हो, आप जनरल लगा सकते हो, आप कैप्टन लगा सकते हो। पर आपका मन कर रहा है मैं अपने नाम के आगे महाराजा लगा लूं, राजा लगा लूं, विक्रम आदित्य लगा लूं, राय बहादुर, राय दीवान, ऐसे टाइटल्स आप नहीं लगा सकते। नवाब लगा लूं, ऐसे टाइटल्स इंडिया में बैंड है, आप नहीं लगा सकते। आप अपनी शो ऑफ करने के लिए, कूल बनने के लिए कोई कह रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वैसे आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते ऑफिशियल ग्राउंड्स पे, ठीक है। ये सब टाइटल्स आप नहीं लगा सकते, चाहे वो कोई सिटीजन है, कोई या तो फॉरेनर, किसी को अलाउड नहीं। अच्छी बात है, सबको इक्वालिटी मिलेगी ना, सब इक्वल है। हाँ, आपने मेहनत करके कुछ कमाया है तो आप नाम के आगे लगाओ बिल्कुल, क्योंकि वो तो आपने हार्डवर्क किया है ना उसके लिए, बाकियों से अलग बने हो तो वो तो अलाउड है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 18। अब मुझे रिप्लाई करेंगे सब लोग, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए कि यहां तक सबको क्लियर हुआ या नहीं। मुझे सबका रिप्लाई चाहिए, तभी क्लास आगे बढ़ेगी। यस, आमिना, वाहिद, आरिफ, आतिफ, अजमत। जाकिर अली, सुहेल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर इसके बाद
ये सजाद अभी आएंगे उस टॉपिक पे भी, अभी अब उसको करेंगे, अभी मैं लिखवाऊंगी सारे फीचर्स में ही। तो आप समझ गए ना, यहाँ तक हमें ये सब राइट मिलते हैं। अब हमारा आर्टिकल 19 स्टार्ट होगा। मेक अ हेडिंग ऑफ आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। किस चीज की फ्रीडम मिलती है? हमें फ्रीडम तो मिलती है, बिल्कुल ठीक बात है, हमें आजादी। फ्रीडम हमें किस चीज की मिलती है? हमारे पास पॉइंट्स क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peacefully without arms, to form associations, move freely throughout territory, reside in any part of territory, and last कहता है adopt any profession or trade. These are the points. फ्रीडम में हमें इन चीजों के अधिकार मिलते हैं। आर्टिकल 9 के तहत वी आर गेटिंग दीज राइट्स। फर्स्ट कहता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको बोलने की आजादी है, सबको अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी है ना। सब लोग व्हाट्सएप स्टोरीज लगाते हैं, इंस्टाग्राम स्टेटस लगाते हैं, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो ना, कैसे भी फॉर्म में करो, चाहे आप सोशल मीडिया में करो, आप न्यूज़पेपर प्रिंटेड मीडिया की फॉर्म में करते हो, बट यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस। सो दिस इज अंडर द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बस वो देश के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कोई हेट्रेड नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है। पीसफुली विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स का मतलब ये नहीं है अपने हाथ घर रख के जाते। विदाउट आर्म्स का मतलब है कि आपने वेपन पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, वायलेंस नहीं करना। ठीक है, वायलेंस नहीं करना, ये वायलेंस को खत्म करने की बात करता है। टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाओ, ग्रुपिंग बनाओ। हमने भी तो बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे करके बहुत से ग्रुप बनाओ। ठीक है, बट इंडिया के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसी को डिफेम करने के लिए नहीं होना चाहिए। फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी, आप किसी भी टेरिटरी में जा सकते हो, अपने टेरिटरी में, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर भी आपको ये अधिकार है, नो। यूएस से जाओगे तो यूएसए के अधिकार मिलेंगे, वहां इंडिया के अधिकार नहीं चलेंगे। तो मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी, इंडिया में ही कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है। रिसाइड, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे याद है आप लोगों को मैंने बताया था, हम लोगों ने पहले किया था, अंडमान निकोबार में एक ट्राइबल ग्रुप था, मैंने बताया था आपको, सेंटिनलीज ट्राइब्स, याद होगा आप लोगों को, मैंने लिखवाया था ये। तो ये सेंटिनलीज जो थे ना, यहाँ नहीं आप जा सकते। ठीक है, जाओगे तो वापस आओगे ही आओगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो यहाँ नहीं हम जा सकते। तो ऐसा नहीं कि हमारे को कहीं भी घूमने का अधिकार है तो हम सच में कहीं घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्सेप्शंस हैं हर चीज में। बाकी प्रोफेशन और ट्रेड वो हमारी चॉइस है, जो हमारा मन करे, जो एग्जाम निकल जाए हम तो वही अडॉप्ट कर लेंगे, है ना भाई। तो वही है, इसमें प्रोफेशन और ट्रेड आपकी अपनी चॉइस है। ये है हमारे 6 पॉइंट्स जो आर्टिकल नंबर 19 का पूरा एक लिखते हैं कि आर्टिकल 19 क्या है। ठीक है, लिख लीजिए, ये वाला अच्छा आर्टिकल है। और क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार कि आर्टिकल 19 में क्या इंक्लूडेड है, सो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद 20, 21,
21A 22, इनको लर्न करने की मैं ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को कि आप इसको लर्न कैसे करोगे जो आपने पहले लर्न की। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे आपने पहले लर्न किए उसी रिस्पेक्ट में आप ये वाले लर्न कैसे करोगे। देखो भाई, आपने आर्टिकल 19 पढ़ा, 20, 21, 21A और 22, ये याद रखना। फ्लो में 22 नहीं है, 21A है पहले, फिर 22 है। ये तो फ्रीडम की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है राइट। ये हैं हमारे आर्टिकल्स, ठीक है। राइट अगेंस्ट कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एजुकेशन और अरेस्ट। अब इसको कैसे लर्न करोगे, पहले सब लोग ध्यान से सुनेंगे फिर लिखना। CLEAR, क्लियर। डाउट क्लियर की फॉर्म में आर्टिकल 22 तक आप लोग अपने सारे आर्टिकल्स लर्न करोगे, ठीक है भाई। किसी को ट्रिक में डाउट है तो पूछो। डाउट क्लियर से लर्न करोगे, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ट्रिक में किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, क्योंकि डिटेल में पढ़ के तो समझ ही लेंगे। बात होती है आर्टिकल वाइज लर्न हो जाए, लर्न हो जाएगा तो अंदर का कंटेंट तो आपको आता ही है। वो तो आपने क्लास अगर अच्छे से सुनी है, ध्यान से समझा है, तो आप कर लोगे आराम से। और लर्न करने का तरीका मैंने बता दिया, 22 तक आप ऐसे लर्न करोगे। आज रात को सोने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर कि कौन से आर्टिकल में क्या था, क्योंकि कल इसके आगे का पढ़ेंगे तो वो और डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का पढ़ के रखना, 22 तक का सारा, ठीक है भाई। हाँ भाई पूछो, यहाँ तक कोई क्लियर, सबको डाउट क्लियर हो गया सबका। बड़े आगे 20 पे पढ़ते। आर्टिकल 20 कहता है कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है उसके लिए उसके पास क्या अधिकार है, उसके पास पहला अधिकार है किसी भी पर्सन को सेम क्राइम की सजा दो बार नहीं मिलेगी। एक क्राइम एक बार सजा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लो, आपने एक दिन हेलमेट नहीं पहना तो चालान कटेगा, है ना। एक दिन का मतलब यहाँ पर आपने एक टाइम नहीं पहना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको हर रेड लाइट पे रुक के चालान भरना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, आप एक दिन के लिए तो फ्री हो गए ना, क्योंकि आपने एक बार चालान भर दिया है, ठीक है। सो आप बार बार तो चालान नहीं भरते रहोगे ना। तो एक क्राइम की सजा एक बार, हाँ अगर अगले दिन आपने फिर वही गलती करी, आप फिर हेलमेट पहन के नहीं आए, तो आपको फिर से चालान भरना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्राइम की सजा एक ही बार होगी। इसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी। ठीक है भाई। ऐसे ही सेकंड आता है इसमें, क्या होता है ये,
स्टेट शैल नॉट कंपेल एनीवन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपराध किया है तो जबरदस्ती आपसे बुलवाया जा रहा है कि मानो आपने ऐसा किया है, ताकि वो जो एविडेंस इकट्ठा होगा पुलिस के पास या किसी के भी पास, वो फिर आपके खिलाफ यूज किया जाए। मतलब इसके अंदर ये होता है कि आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। हाँ, आपने अगर अपनी मर्जी से मान लिया है कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा ऑफेंस किया है, कोई ऐसा गुनाह किया है, वो आपने मर्जी से मान लिया, वो कहते हैं सरेंडर कर, है ना, वर्ड होता है ना सरेंडर। यहाँ पे तो कंपेल हो रहा है। कंपेल मतलब जबरदस्ती आप किसी से नहीं कर सकते। इसे हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रीन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, कि आप को आपके अगेंस्ट नहीं यूज करेंगे कि भाई आप जो है अपने लिए कुछ बोलो, ताकि इस कोर्ट में आपके अगेंस्ट इस चीज को इस्तेमाल किया जा सके। सो दैट शुडंट बी डन। इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है भाई, ये है आपका आर्टिकल 20। देखो, टॉर्चर तौसीफ अलाउ नहीं होता, वो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है थर्ड डिग्री टॉर्चर के लिए, तब जाके अलाउ किया जाता है। ठीक है, बट हाँ ऐसा जरूरी नहीं है जो लिखा है वो फॉलो होता है। यू ऑल नो दैट लिखी हुई सारी चीजें फॉलो नहीं होती हैं। हम तो बस वो पढ़ते हैं जो एक्चुअली में लिखा हुआ है। एक्चुअली में सब कुछ फॉलो नहीं होता है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, है ना। हम तो बस वही पढ़ते हैं जो होना चाहिए, होता सेम ऐसा नहीं। ठीक है भाई, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है तनवीर, बिकॉज वो थोड़ा सा समझाना है तो टाइम नहीं है ना उतना, नेक्स्ट क्लास भी है आपकी। तो आज की क्लास में यहाँ तक करेंगे। उसके बाद का आप लोग रिवाइज करके रखिएगा सारा यहाँ तक, उसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एवरीवन क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? आपको मैं पीडीएफ जो सेंड करूं, वो रिटन नोट्स भेजू जो मैंने लिखे हैं वो भेजू, या फिर आपको मैं पीडीएफ जो प्रिंटेड वाली होती है वैसी वाली भेजू? आप जैसा कहेंगे आई विल सेंड यू दैट। दोनों? ठीक है, मैं दोनों भेज देती हूँ। चलिए, ओके देन, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। बाय एवरीवन।